डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग तीसरा चैप्टर जो है मानव जनन पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग जनन क्या है, ठीक है, और मानव में किस प्रकार के जनन पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। देखेंगे कि मानव जो है एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनके जनन तंत्र भी अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के जनन तंत्र जो है एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, इसलिए अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे ये जनन तंत्र क्या है, पहले ये जानें जनन तंत्र क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। देखेंगे कि मानव में जनन क्रिया होती है और जनन क्रिया को कराने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्रिया को कराने के लिए जनन अंग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे नर में वृषण है, टेस्टिस, इसके अलावा सेमिनल वेजाइकिल, ठीक है, इसके अलावा अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है, और मूत्र मार्ग है, शिश्न है, ठीक है। ये सभी की सभी नर जनन अंग है। उसी तरह मादा में भी जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, ओवरी है, यूट्रस है, ठीक है, सर्विक्स है, ठीक है, ये सभी फैलोपियन ट्यूब है, ये सभी के सभी जो अंग हैं ये मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो ये सभी के सभी ऑर्गन्स जो है एक दूसरे से जुड़कर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इसी अंग तंत्र को हम क्या कहते हैं, जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि मानव एक लिंगी प्राणी है, तो इनके जनन तंत्र भी दो भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। एक जो होगा नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दूसरा जो होगा, दूसरा वो मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो देखेंगे जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, तो इनमें जो पाए जाने वाला जनन अंग होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, कौन कौन सा होगा, तो एक एक इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। वृषण कोश, इसको कहते हैं टेस्टिस सैक भी कह सकते हैं, अथवा इसको स्क्रोटल सैक भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा वृषण होगा, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस है, ठीक है। तीसरा जो होगा टेस्टिस होगा। तीसरा जो होगा वो अधिवृषण होगा, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। चौथा देखेंगे, चौथा जो होगा वो शुक्रवाहिनियां होगा, शुक्रवाहिनियां, ठीक है, शुक्रवाहिनियां होगा। पांचवा जो होगा वो मूत्र मार्ग तथा शिश्न होगा, इसका भी है वास डिफरेंस, ठीक है, मूत्र मार्ग, शिश्न,
इसके अतिरिक्त सहायक जनन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। सहायक जनन ग्रंथियां इधर लिख देते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स लिख देते हैं। सहायक जनन ग्रंथियां होगा, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां कई प्रकार की होती है, जैसे सेमिनल वेजाइकल होता है, प्रोस्टेट होता है और काउपर्स ग्लैंड्स होता है। ये सभी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। तो ये मेल के अंतर्गत है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। फीमेल वाले इसके बाद अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये सभी की सभी क्या है, नर जनन अंग है। ये सभी नर जनन अंग एक दूसरे से जुड़कर एक अंग तंत्र की रचना करते हैं और उसी अंग तंत्र को हम नर जनन तंत्र कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एक एक इसके बारे में करके डिटेल और अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पहला जो नर जनन अंग होगा उसके संरचना के कार्य के बारे में जानेंगे। पहला जो वृषण कोश है या इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जो नर होता है, नर के दोनों टांगों के मध्य शिश्न के नीचे उदर गुहा के बाहर की ओर एक विशेष प्रकार की छोटी सी थैलीनुमा संरचना होता है। उसी थैलीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और इसी वृषण कोश में वृषण टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस को ये चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करता है और उसे रहने के लिए स्थान या जगह प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है। वृषण को, टेस्टिस को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, ठीक है। ये रहा वृषण कोश, ये देख रहा है वृषण कोश है, ये टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है। और ये जो है, ये किनारे वाला जो देख रहे हैं, ये वृषण कोश है, स्क्रोटल सैक है। देखेंगे कि जो स्क्रोटल सैक होता है, ठीक है, उसके चारों ओर एक पतली सी, उसके चारों ओर एक पतली सी एक ढीले ढाले, ठीक है, त्वचा, रोम युक्त त्वचा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किन ऑफ स्क्रोटम कहते हैं, स्किन ऑफ स्क्रोटम कहते हैं। इस पे छोटे छोटे रोम, हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर होता है, जस्ट उसके ऊपर की ओर, ठीक है, संयोजी ऊतकों के से मिलकर बनी हुई एक लेयर होता है, ठीक है, जो विशेष प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं डार्टोस मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्टोस मसल्स कहते हैं, ठीक है। वृषण कोश के देखेंगे, वृषण कोश में एक पतली सी लेयर पाई जाती है। इस पतली लेयर के कारण जो वृषण कोश होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। इस पतली लेयर को हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, या इसको अंडकोश विभाजक पट कहते हैं, अंडकोश विभाजक पट कहते हैं, जो वृषण कोश को दो अर्ध भागों में विभक्त कर देता है, एक दायां अर्धभाग और एक बायां अर्धभाग, एक दायां अर्धभाग और एक बायां अर्धभाग, दो भागों में क्या करता है, विभक्त कर देता है, बांट देता है, ठीक है। देखेंगे कि प्रत्येक जो अर्धभाग होता है वह ऊपर की ओर एक पतली सी नली के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। यह पतली नली लगभग 4 से 5 सेमी लंबा होता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जाकर जो उदर गुहा होता है, उदर गुहा के जो भाग होते हैं उसके साथ जुड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंगुइनल कैनाल कहते हैं, या इसको वंक्षण नाल कहा जाता है। हिंदी में वंक्षण नाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंगुइनल कैनाल कहते हैं, जो दोनों ओर होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है,
जो भीषण कोश को ऊपर की ओर सपोर्ट करता है और उसको पकड़े रहता है, जिनके कारण भीषण कोश वहां से इस नली के द्वारा नीचे की ओर क्या होता है, लटका रहता है। ठीक है, तो ये भीषण कोश हुआ। भीषण कोश जो है देखेंगे कि मानव में जो नर है या ये कहें कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है, भीषण कोश उदर गुहा के बाहर पाया जाता है और भीषण भी जो है उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव के बॉडी टेम्परेचर पर अगर ये भीषण टेस्टिस जो है उदर गुहा में पाया जाता तो बॉडी टेम्परेचर पर, मानव की जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए प्रकृति ने क्या किया, इसको उदर गुहा से बाहर बना दिया, क्योंकि बाहर जब रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर उसको पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भीषण कोश होता है उसका टेम्परेचर लगभग बॉडी टेम्परेचर से 2 अथवा 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर देखेंगे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो भीषण कोश का जो टेम्परेचर होगा तो लगभग वो 35 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 35 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर ही शुक्राणु सर्वाइव कर पाएंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए भीषण और भीषण कोश उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा भीषण कोश। और अगला देखेंगे, अगला जो होगा यहाँ देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं ये नर जनन तंत्र है। ठीक है, और इसमें जितने नर जनन तंत्र में नर जनन अंग पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो सभी इसमें हम बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा जनन अंग देखेंगे, दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है भीषण है, टेस्टिस है। देखेंगे कि मानव में प्रत्येक भीषण कोश में या भीषण कोश के अर्ध भाग में एक एक भीषण पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस जो होता है लगभग 4 से 5 सेमी लंबा होता है, 4 से 5 सेमी लंबा होता है और 2 से 3 सेमी चौड़ा होता है, 2 से 3 सेमी चौड़ा होता है। भीषण जो होता है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, ये दो देख रहे हैं फिगर, टेस्टिस है। ठीक है, यहाँ पर भी हम टेस्टिस का फिगर बनाए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक टेस्टिस लंबा लगभग 4 से 5 सेमी होता है और चौड़ा लगभग 2 से 3 सेमी होता है। इसका रंग गुलाबी सा होता है और ये अंडाकार होता है। ठीक है, प्रत्येक भीषण टेस्टिस जो होता है उसका भार 10 से 15 ग्राम होता है। भार कितना होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, भीषण को अगर काट कर सेक्शन देखा जाए तो देखेंगे कि भीषण जो है यह दोहरी स्तर से घिरी हुई एक संरचना है, यानी भीषण के चारों 2 परतें पाई जाती हैं जो इनका आच्छादन करने का कार्य करती हैं। ठीक है, बाहर का जो परत देखेंगे, जो ये बाहर का परत है इसको टूनिका वाजिनेलिस कहते हैं। बाहर के परत को क्या कहते हैं, टूनिका वाजिनेलिस कहते हैं। यह टूनिका वाजिनेलिस जो होता है यह भीषण को चारों ओर से कवर नहीं करता है, केवल कुछ ही साइड से देखे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही क्या किया है, कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा जस्ट उसके बाद एक और लेयर पाया जाता है। ठीक है, उस लेयर को क्या कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टूनिका एल्बुजिनिया होता है जो श्वेत तंतुओं एवं संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि जो अंदर का ये वाला भाग, उसके बाद देखें टूनिका एल्बुजिनिया जो है, टूनिका एल्बुजिनिया में जगह जगह पर, ठीक है, ऊपर की ओर उठी हुई, ठीक है, पट्टिका जैसी संरचनाएं पाई जाती है, सेप्टम के समान संरचनाएं पाई जाती है। जैसे यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर उठी हुई है, यहाँ पर उठी हुई है, ठीक है, यहाँ पर उठी हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी उठी हुई है। ठीक है, छोटे छोटे पट्टिका जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन छोटे छोटे पट्टिका जैसी संरचनाओं को हम सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। ठीक है,
इसके अतिरिक्त इसमें देखेंगे कि इसी सेप्टुला टेस्टिस के बनने के कारण बीच बीच में देखेंगे छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर। इन्हीं छोटे छोटे खंडों में 2 या 3 पतले पतले नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रजन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिका कहते हैं। ये देखिए जो आपस में ये उलझी हुई है पतली पतली नलिकाएं हैं, इसको शुक्रजन नलिका कहते हैं। इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में शुक्रजनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का स्पर्म का निर्माण होता है। इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक फिगर बनाया है जो शुक्रजन नलिका है। ये शुक्रजन नलिका, अगर शुक्रजन नलिका को काट कर देखा जाए तो उसमें इस प्रकार की लगभग फिगर दिखाई देगा। शुक्रजन नलिका में देखेंगे जो बाहर की एक परत होती है, शुक्रजन नलिका के सबसे बाहर की ओर एक परत होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको आधार कला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आधार कला कहते हैं। स्पेस नहीं है इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिख दिए हैं BM। बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो एकदम बाहर की ओर पाया जाता है, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर की ओर एक और परत होता है जो ये गोल गोल बनाए हैं, ये एक और परत होता है। इस परत को हम क्या कहते हैं? इस परत को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में देखेंगे खंभों के समान संरचना निकला होता है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर खंभों के समान संरचना निकला हुआ है। इस खंभों जैसे संरचना को हम क्या कहते हैं? इन खंभों जैसे संरचना को हम क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ सर्टोली। क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ सर्टोली कहते हैं। सेल्स ऑफ सर्टोली कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेल्स ऑफ सर्टोली में जो भी स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, उनका हेड पोर्शन जो होता है फंसा होता है, ठीक है। और इसी में इसका परिपक्वन क्रिया भी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया के जस्ट ऊपर की ओर भी एक कोशिकाओं का एक परत होता है जिसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ठीक है। इसी स्पर्मेटोगोनिया की परत में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होने के कारण ही स्पर्मेटोगोनिया से ही ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं। यही स्पर्मेटिड्स बाद में शुक्राणु बनते हैं और यही शुक्राणु जब बनते हैं तो ये जो खंभे के समान सेल्स ऑफ सर्टोली जो होता है इसमें अपना हेड पोर्शन धंसा लेते हैं और इसी में इसका क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? सेल्स ऑफ सर्टोली में शुक्राणुओं का पोषण होता है। जब शुक्राणु मैच्योर हो जाते हैं तो इस सेल्स ऑफ सर्टोली से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और फिर ये परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अतिरिक्त देखेंगे कि जो भी ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है, शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं, उन शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में, ठीक है, सेल्स ऑफ लेडिंग पाई जाती हैं, ठीक है। ये सेल्स ऑफ लेडिंग जो होती हैं, जिन्हें अंतराल कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है, इनके कोशिकाओं का एक समूह होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करते हैं। ये सेल्स ऑफ लेडिंग जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करते हैं, जिनके द्वारा नर हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। और इस नर हार्मोन्स के स्रावण के कारण ही जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं नर के, उनको विकास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नर के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित होता है, ठीक है, नर हार्मोन्स के स्रावण के ही कारण होता है। और यह नर हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? सेल्स ऑफ लेडिंग के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सेल्स ऑफ लेडिंग सेल जो है ये अंतःस्रावी कोशिका है जो हार्मोन्स का स्रावण करती है। इसके अलावा इसमें सेल्स ऑफ सर्टोली जो है
यही शुक्राणुओं का परिपक्वन इसी में होता है, ठीक है, इसी में होता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो लेयर होता है, इन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा वृषण की संरचना है, ठीक है, और उससे संबंधित जो भी बातें हैं, ठीक है। अगला संरचना देखेंगे, तीसरा जो जनन अंग है, अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है। देखेंगे कि एपिडिडाइमिस जो होती है, यहाँ से ये देखिए, ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पे लिखे भी है एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस जो होती है, यह एक विशेष प्रकार की नलिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। एपिडिडाइमिस जो होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। 6 मीटर एक लंबा नली होता है, ठीक है, और ये अत्यधिक कुंडलित होती है, ठीक है। देखेंगे एपिडिडाइमिस का एक सिरा जो होता है वह वृषण के साथ जुड़ा होता है, वृषण के साथ जुड़ा होता है। लगभग 4 सेमी जो होता है, 4 सेमी जो होता है, यह एक लंबी नली के अंतिम सिरे के लंबी नली के द्वारा वृषण के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, और ये कामाकार बनाता है। जहाँ से वृषण के साथ टेस्टिस के साथ जुड़ता है, वहाँ पे कामाकार संरचना बनाता है, ठीक है। इसके अलावा एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। शीर्ष भाग, इसको हम शीर्ष भाग कहते हैं, ठीक है, शीर्ष भाग, शीर्ष भाग, ठीक है। जस्ट इसके बाद वाला जो भाग होता है, उसे हम एपिडिडाइमिस बॉडी कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस बॉडी है, एपिडिडाइमिस बॉडी है, एपिडिडाइमिस बॉडी होता है। और जस्ट उसके ऊपर वाला, जहां से वास डिफरेंस स्टार्ट होता है, वहां तक, यानी ये वाला जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं पुच्छ भाग या टेल भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल भाग कहते हैं। एपिडिडाइमिस का अंतिम सिरा कहते हैं, जो कि अंतिम सिरा वास डिफरेंस से, या ये कहें कि शुक्रवाहिनियां से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? शुक्रवाहिनियां से जुड़ा होता है। देखेंगे एपिडिडाइमिस का कार्य क्या होता है। एपिडिडाइमिस एक ऐसी नली होती है, जब शुक्राणु टेस्टिस के अंदर बन जाते हैं, तो शुक्राणु इस एपिडिडाइमिस में आकर पड़े रहते हैं, और यहीं पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? तो एपिडिडाइमिस में होता है। शुक्राणु टेस्टिस से बनकर एपिडिडाइमिस में आते हैं। लगभग यहाँ पर 1 महीने तक शुक्राणु पड़े रहते हैं, ठीक है। बाद में धीरे धीरे 1 महीने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शुक्राणुओं का परिपक्वन जो होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा जनन अंग है। चौथा जनन अंग देखेंगे, चौथा जनन अंग है, चौथा देखेंगे, चौथा जो नर जनन अंग होता है, उसे वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। देखेंगे कि वास डिफरेंस जो होता है, जहाँ पर एपिडिडाइमिस के जो टेल पोर्शन समाप्त होता है, वहां से स्टार्ट होता है, और ये जाकर कहाँ खुलता है? जहाँ पे सेमिनल वेजाइकल होता है, ठीक है। सेमिनल वेजाइकल जो होता है, शुक्राशय जो होता है, उसके पास आकर खुलती है, ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। जो शुक्रवाहिनियां है, वास डिफरेंस जो होती है, इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक एपिडिडाइमिस से जुड़ी होती है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 45 सेमी होती है। कितनी होती है? 45 सेमी होती है, ठीक है। इसका एक सिरा एपिडिडाइमिस के टेल पोर्शन से, और दूसरा जहाँ शुक्राशय है वहां पर जुड़ती है, ठीक है। यह जब ऊपर की ओर जाती है, तो जो यूरेटर है, यूरेटर के जस्ट एक लूप, एक फंदा बनाते हुए नीचे की ओर उतरती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से गई, और एक फंदा बनाते हुए नीचे की ओर आकर सेमिनल वेजाइकल जो होता है वहां पर जुड़ती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो ये वास डिफरेंस जो होता है, इसका काम है
जो भी शुक्राणु एपिडिडाइमिस में पहुंचे हैं वहां से शुक्राणुओं को लेकर, ठीक है, आगे की ओर मार्ग प्रदान करना यानी पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है शुक्राणुओं को मार्ग प्रदान करती है जो आगे की ओर पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो स्टार्ट होता है जनन, पांचवा देखेंगे। पांचवा जो है वो है मूत्र मार्ग तथा शिश्न। मूत्र मार्ग तथा शिश्न है। मूत्र मार्ग तथा शिश्न है, ठीक है। यूरेथ्रा एंड पेनिस। यूरेथ्रा एंड पेनिस है। देखेंगे कि मूत्र मार्ग जो है ये मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट एक पतली सी नली निकलती है, ठीक है। इस नली को हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कि यह यूरेथ्रा पेनिस के एकदम बीचों बीच से बाहर की ओर निकलती है। यही यूरेथ्रा जो है एक ऐसी कॉमन नली है जिसके द्वारा सीमेन को भी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मूत्र परित्याग भी इसी नली के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब ये वास डिफरेंस आगे की ओर बढ़ते हैं और जहां पे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जस्ट वहीं से ये प्रारंभ हो जाता है। यूरेथ्रा जो है वहीं से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, और पेनिस से होते हुए बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। इसकी देखेंगे, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 20 सेमी होती है। कितनी होती है? 20 सेमी होती है। मूत्र मार्ग का या यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 20 सेमी होती है, ठीक है। जिनमें से कुछ इसका भाग जो होता है यह यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे ये जुड़ता है, ये आपस में जुड़ता है, जो वास डिफरेंस होता है और मूत्र मार्ग जहाँ पे जुड़ता है वहीं पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा भाग जो होता है काउपर ग्लैंड्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, ये रहा। और लास्ट जो तीसरा भाग जो होता है, तीसरा भाग वह शिश्न के साथ, ठीक है, या मूत्र मार्ग बनाता है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो ट्यूब है, ठीक है, मूत्र मार्ग है, वो शिश्न के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये रहा इस मूत्र मार्ग। अब है शिश्न। शिश्न जो होता है यह विशेष प्रकार का जनन अंग होता है नर का, जो कि बहुत ही इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल मतलब उत्थानशील होता है, ठीक है, और बेलनाकार होता है। मानव का सबसे प्रमुख मैथुन अंग होता है जिनके द्वारा ये मैथुन क्रिया करते हैं, ठीक है। ये भी 3 भागों में बंटा होता है। कौन कौन से? एक होता है, देखेंगे ये वाला पोर्शन जहाँ से ये शिश्न निकलता है, ठीक है, उदर गुहा से होते हुए, उस भाग को हम शिश्न मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न मूल कहते हैं। जस्ट ये वाला भाग जो है शिश्न मूल है। उसके बाद वाला बीच वाला जो भाग होता है उसको शिश्न काय कहते हैं या बॉडी ऑफ पेनिस कहते हैं। और जहाँ पे ये खुलता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं या ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है। ये तो 3 भाग हुआ, ठीक है। तो ये जो शिश्न है, ठीक है, शिश्न जो होता है एक प्रमुख मैथुन अंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला जो है हाँ, अब है जनन सहायक ग्रंथियां या सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां एसेसरी रिप्रोडक्टिव
ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स देखेंगे कि जो मानव है उनमें कुछ सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जनन क्रिया करने में सहायक होती है, ठीक है। कौन कौन से? पहला है सेमिनल वेजाइकिल, ठीक है। क्या है? सेमिनल वेजाइकिल है। सेमिनल वेजाइकिल है। सेमिनल वेजाइकिल जो है यहाँ पे देखिए ये है, इनकी संख्या 2 होती है। जहाँ पर ये वास डिफरेंस आपस में जुड़ता है, जस्ट उसके बगल में ही एक छोटी सी थैलेनुमा संरचना बनती है जिसे हम सेमिनल वेजाइकिल कहते हैं। सेमिनल वेजाइकिल में ही सेमिनल वेजाइकिल में ही एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ का निर्माण होता है और यही तरल पदार्थ जो होता है, ठीक है, जब शुक्राणुओं के साथ मिलता है तो सीमेन का निर्माण करता है, ठीक है, वीर्य का निर्माण करता है, ठीक है। और यही सेमिनल वेजाइकिल आगे की ओर जिस नली में खुलती है उसे हम स्खनन नलिका कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेमिनल वेजाइकिल। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखेंगे ये रहा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पे हम लिखेंगे ये रहा। देखेंगे कि जहाँ पर सेमिनल वेजाइकिल होता है उसके जस्ट नीचे की ओर, ठीक है, दोनों साइड में, बाएं और दाएं दोनों साइड में खुली हुई एक संरचना होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल नर में ही पाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जनन ग्रंथि माना जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ का स्रावण करता है, ठीक है। और ये भी वीर्य का निर्माण करता है, जो वीर्य का लगभग 25% हिस्सा इसी का होता है, ठीक है। तो ये भी वीर्य का निर्माण करता है, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट जो है काउपर ग्लैंड, ये ना काउपर की ग्रंथियां हैं, ठीक है। तीसरा जो है काउपर्स ग्लैंड्स है, काउपर की ग्रंथियां हैं, ठीक है। काउपर ग्लैंड्स जो होता है ये भी जनन ग्रंथि है। इसके द्वारा ये भी बहुत कम मात्रा में लेकिन तरल पदार्थ स्रावित करता है और इसके द्वारा यहाँ पे देखेंगे ये है काउपर ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ होता है वो मूत्र मार्ग को चिकना करता है। क्या करता है? मूत्र मार्ग को चिकना करता है और यह ग्रंथि उस समय तरल पदार्थ स्रावित करता है जब नर जो है मैथुन क्रिया करना होता है, तो इस तरल पदार्थ के स्रावण के कारण मूत्र मार्ग चिकना हो जाता है जिसके कारण वीर्य जो है आसानी से स्खलित होता है। तो इस प्रकार हम लोग नर जनन तंत्र जो है इसके बारे में अध्ययन कर लिए, इससे संबंधित जो भी फिगर है और उनके जितने भी जनन अंग हैं उनके बारे में बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करेंगे।